नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्सों को 28 अक्टूबर को सैलरी के साथ मिलेगा महंगाई भत्ता, यानी 4% डीए को इसी माह वेतन में जोड़ दिया जाएगा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने अपने डिपार्टमेंट यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने अपने आदेशों में साफ कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीए की घोषणा की है और उस घोषणा के अनुसार इसे अधिसूचना भी जारी कर दी जाए। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी पेंशनर्स को 1 जनवरी 2023 से 4% डीए मिलेगा। इसके तहत 21 महीने के महंगाई भत्ते का एरियर भी राज्य सरकार देगी। इसे लेकर हालांकि असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स अब इस ताक में थे कि सरकार जब नोटिफिकेशन जारी करेगी तो नोटिफिकेशन में इसका क्या जिक्र किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रधान सचिव देवेश कुमार ने अपनी ब्रांच में उन्होंने साफ निर्देश कर दिए कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने अपनी घोषणा में कहा है कि 1 जनवरी 2023 से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की किस्त को जारी किया जाएगा। और उन्होंने कहा इसी आधार पर यानी नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को इस डीए का 21 महीने के डीए के एरियर की राशि भी दी जाएगी और ये अनुमानित राशि 12,600 करोड़ है। यानी ये राशि कर्मचारियों की देनदारियों में अब शामिल हो गई है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री घोषणाएं करते थे तो आमतौर पर यह घोषणा की जाती थी कि महंगाई भत्ते की इतने प्रतिशत की किस्त जारी कर दी जाएगी। लेकिन ये पहली बार इस तरह की अनाउंसमेंट अधिकारियों ने करवाई है जिसमें वाकायदा मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि 1 जनवरी 2023 से कर्मचारी पेंशनरों की जो देय थी, जो लंबित थी डीए की किस्त, उसे घोषित किया जाता है। यानी जनवरी 2023 से लेकर सितंबर 2024 के 21 महीनों के एरियर का जिक्र नोटिफिकेशन में आ जाएगा। हालांकि एरियर किस राशि को कब दिया जाएगा, किस प्रकार दिया जाएगा, कितनी किस्तों में दिया जाएगा, इस पर अभी फैसला नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को चाहे पिछले डीए की देनदारियां हो या फिर राज्य के कर्मचारी पेंशनर्स का संशोधित वेतनमान और संशोधित पेंशन का पैसा देने की बात हो, क्योंकि यहाँ पर पे कमीशन तो लागू कर दिया गया, लेकिन जो 2016 और 21 के बीच का बढ़ा हुआ वेतन या बढ़ी हुई पेंशन थी उसका एरियर कर्मचारियों को नहीं मिला। फिलहाल कर्मचारी पेंशनर्स को अच्छी खबर यह है कि अक्टूबर महीने में महंगाई भत्ता 28 तारीख के वेतन और पेंशन के साथ मिल जाएगा। इसके विपरीत अगर एनपीएस अधिकारी कर्मचारियों की बात की जाए तो 1 जनवरी 2023 से लेकर अब तक कुल 3 किस्तें जो डीए की अनाउंस हो चुकी हैं, 12% महंगाई भत्ता उन्हें 28 अक्टूबर को ही जारी हो जाएगा। इन एनपीएस अधिकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के एरियर पर बाद में अलग से आदेश जारी होगा, क्योंकि इन्हें भी पिछले 21 महीनों का जो 12% महंगाई भत्ते की देनदारी होगी उस पर भी वित्त विभाग अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगा कि उसे किस प्रकार दिया जाएगा, उसका प्रारूप क्या होगा, क्योंकि 4% महंगाई भत्ते से ही राज्य सरकार के खजाने पर 600 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ गया और जो 21 महीने का एरियर यहां पर बन रहा है वह 12,600 करोड़ है। लेकिन एनपीएस की बात की जाए तो एनपीएस के अधिकारियों का, कर्मचारियों का 12% महंगाई भत्ता अक्टूबर महीने में जो मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया 28 तारीख को वेतन मिलेगा और पेंशनर्स को पेंशन दी जाएगी, वह 12% तो ऐड हो जाएगा। लेकिन जो 21 महीने का पिछला जितना भी महंगाई भत्ता बनता उसे लेकर अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। आज प्रदेश की राजधानी शिमला में सचिवालय कर्मचारियों ने एक बार फिर जनरल हाउस बुलाया। इसमें कर्मचारी नेताओं ने अपने खिलाफ विशेषाधिकार हनन के केस को वापस लेने का प्रस्ताव किया। मंत्री धर्मानी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार का यहां पर केस किया हुआ है और जनरल हाउस में यह डिमांड रखी गई कि राज्य सरकार इस केस को वापस ले। इसके अलावा डीए मेडिकल बिल तथा एरियर की सौगात देने पर भी सचिवालय कर्मचारियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संकट की घड़ी में प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स को एरियर दिया। उनकी कई दूसरी डिमांडें उनकी मांग ली गई।
लेकिन साथ में जो प्रमुख मांगे कर्मचारियों ने उठाई, उनके अनुसार जनरल हाउस 21 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर को एक मुश्त 28 अक्टूबर के वेतन में शामिल करने का आग्रह करता है। यानी कि साफ कहा गया कि 28 अक्टूबर को राज्य के पेंशनर कर्मचारियों को जब वेतन और उनकी पेंशन दी जाएगी तो पिछले 21 महीने का डीए का एरियर भी उसी में एक मुश्त दिया जाए। नंबर 2, संशोधित वेतनमान के एरियर की कम से कम उसके लिए फार्मूला तय कर दिया जाए, किस्त वाइज उसे जारी कर दिया जाए, क्योंकि जनरल हाउस में यह भी कहा गया जो डिमांड पहले जिस प्रकार की डिमांड के आधार पर वित्त विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी उसके अनुसार लंबा समय लगना था एरियर को, लेकिन अब इसके लिए व्यवस्था बनाई जाए। नंबर 3, एचआरए उसे भी 5,000 न्यूनतम करने का आग्रह किया गया, 5 गुना करने का आग्रह किया गया है। कैपिटल अलाउंस को बढ़ाने का आग्रह किया गया है। नंबर 4, अनुबंध कर्मचारियों को पहले की तरह इस साल 2 बार नियमित करने का आग्रह किया गया, 30 सितंबर 31 मार्च को एक बार फिर 6-6 महीने के बाद इन कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस के कर्मचारियों को नियमित किया जाए। नंबर 5, आउटसोर्स आधारित भर्तियों पर रोक लगाकर नियमित और कॉन्ट्रेक्चुअल आधार पर भर्तियों का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा कर्मचारी हित में कई और मुद्दे भी जनरल हाउस में उठाए गए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 4 दिन के प्रवास पर मंडी, कुल्लू और हमीरपुर जाएंगे। 17 को जोगिंद्रनगर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उनका रात्रि ठहराव भी जोगिंद्रनगर में होगा। 18 तारीख की सुबह मुख्यमंत्री कुल्लू पहुंच जाएंगे और दशहरा उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। 19 को वे विभिन्न देशों से आए दूतावासों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर हमीरपुर के लिए वापसी करेंगे और 19 अक्टूबर को हमीरपुर में रहेंगे। 20 अक्टूबर को करवा चौथ का दिन होगा। उस दिन मुख्यमंत्री नादौन से वापस प्रदेश की राजधानी शिमला में एक बार फिर आएंगे, वापस लौट आएंगे और ये 4 दिन के उनके कार्यक्रम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि पानी से जुड़े सभी कानूनों को जोड़कर एक अम्ब्रेला एक्ट हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा, जिसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। आज शिमला में एक हाई पावर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने राज्य के हितों की अनदेखी की, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश से इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुआ। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति बेहतर होने के कारण राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 4% डीए और एक किस्त जारी करने का फैसला लिया है। इससे पहले राज्य सरकार अपने कार्यकाल में 7% महंगाई भत्ता जारी कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक हुई है, इसके चलते तमाम वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में राज्य सरकार काम कर रही है। प्रदेश के किसानों, बागवानों, बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा समाज के कुचले वर्ग के लिए भी सरकार उनके हित में बड़े फैसले लेगी और इसके लिए अगले बजट में कई तरह के प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। उधर मंडी दौरे पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज सरकार को खूब खरी सुनाई। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की सरकार के अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके कारण प्रदेशवासियों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निदान समस्याओं का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के सेक्रेटरी, विभागाध्यक्ष, अधिकारी बजट अनुमानों के लिए बुलाई जा रही बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, बैठक का किनारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा इतनी महत्वपूर्ण बैठक से दूरी बनाना प्रदेशवासियों के हितों के साथ खिलवाड़ करना है। उन्होंने सवाल उठाया कि वित्त सचिव के द्वारा बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक से कई अधिकारियों ने दूरी बनाए रखी। किसी भी प्रदेश में प्लानिंग से जुड़ी मीटिंग अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जहां पर डिस्कशन के माध्यम से प्रदेश के विकास की रूपरेखा तय की जाती है। जयराम ठाकुर ने कहा जब सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ही प्रदेश के विकास की चिंता नहीं है तो वह लोग इतनी महत्वपूर्ण बैठकों को कैसे महत्व दे सकते हैं। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि सरकार कितनी गंभीरता से काम कर रही है, इसका आंकलन इस बात से लगाया जा सकता है कि वित्त विभाग के प्रधान सचिव बजट अनुमानों पर बैठक बुलाते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी और डायरेक्टर इस बैठक से खुद का किनारा कर लेते हैं।
उधर ऊना पहुंचे मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा को विपक्ष की भूमिका बिल्कुल रास नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि यहां पर भाजपा ने ऑपरेशन लोटस किया, फेल हुआ, इससे अब भाजपा पूरी तरह से तिल मिला रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को तोड़ने में पूरी तरह से भाजपा विफल रही है। सरकार को हर चुनौती को पार करने की यहां पर क्षमता रखती है। उन्होंने आज ऊना में शुरू हुई राज्य स्तरीय अंडर 19 खेलों के शुभारंभ के अवसर पर यह बात कही। उन्होंने कहा भाजपा दो ही एजेंडों पर काम कर रही है, एक तो प्रदेश सरकार की आलोचना और दूसरा सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रही है। GIT 903 और 939 के रिजल्ट की घोषणा को लेकर आज सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से कैंडिडेट्स ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि निराश हुए कैंडिडेट्स को लग रहा है कि इतना लंबा समय हो गया, इतने संघर्ष के बावजूद भी, बार-बार की घोषणाओं के बावजूद भी उनके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए। इस मुद्दे पर आज हमारी बात राज्य सरकार से हुई। इसके अलावा राज्य चयन आयोग के राज्य सरकार के सेक्रेटरी विक्रम महाजन से हुई। इस पर विक्रम महाजन ने कहा कि कमीशन के चेयरमैन RK पूर्थी 20 या 21 अक्टूबर तक अवकाश से वापस लौट आएंगे। उनका कहना है कि 903 का रिजल्ट तैयार हो चुका है और 939 का भी अगले 2-3 दिनों में तैयार हो जाएगा, रिजल्ट बनकर तैयार हो जाएगा। विक्रम महाजन का कहना है कि चेयरमैन के 21 के बाद लौटने की पूरी संभावना है और इसके तुरंत बाद कमीशन के अप्रूवल लेकर दोनों पोस्ट कोड 903 939 के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। रेवेन्यू और एजुकेशन डिपार्टमेंट में अब प्रमोशंस की प्रक्रिया को लेकर टारगेट निर्धारित किया गया है। कानूनगो से नायब तहसीलदार की रेगुलर भर्ती की जा रही है। पहले हेडवर्क पर हो रही थी, लेकिन अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओंकार शर्मा ने स्पष्ट कर दिया कि यहां पर निकट भविष्य में भी रेगुलर प्रमोशन की जाएंगी और इसके तहत उन्होंने कमीशन को DPC के लिए प्रस्ताव भेजा था। इस पर डेट निर्धारित कर दी गई है और माना जा रहा है कि इसी हफ्ते कानूनगो से तहसीलदार बना दिए जाएंगे और इसके बाद तहसीलदार प्रमोट किए जाएंगे। तहसीलदारों के तबादले होंगे। कानूनगो के बाद पटवारी को कानूनगो बनाया जाएगा। उधर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी 15 दिन का टारगेट निर्धारित कर दिया है, क्योंकि स्कूल काडर के प्रिंसिपल बनने हैं, डिप्टी डायरेक्टर पद पर पदोन्नति होनी है और इसे लेकर भी 15 दिन का टारगेट डिपार्टमेंट को दिया गया है। तमाम डाटा मांग लिया गया और यह कहा गया है अगले 2 हफ्तों के भीतर प्रिंसिपल भी पदोन्नत कर दिए जाएंगे, डिप्टी डायरेक्टर को भी पदोन्नति जारी कर दी जाएगी। अगली खबर का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में अब नए विभागों को लेकर कई ऐसे विभाग हैं जिसमें पदोन्नतियों का लंबे समय से दौर रुका हुआ था। उन तमाम विभागों में भी पदोन्नतियों को लेकर यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन जिन विभागों की पदोन्नतियां रुकी हैं, चाहे वो PWD हो, जल शक्ति विभाग हो या डिफरेंट जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट की पदोन्नति प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अंडर 12 टूर्नामेंट को लेकर सरकार से एक बार फिर गुहार लगाई है कि अंडर 12 के जितने भी यहाँ पर टूर्नामेंट होते हैं उन्हें बहाल कर दिया जाए और इसे लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और उन्होंने ये डिमांड रखी कि अंडर 12 के टूर्नामेंट को बहाल कर दिया जाए। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूरा विचार विमर्श करने के बाद ये आश्वासन दिया कि अगले शैक्षणिक सत्र से हिमाचल प्रदेश में इस टूर्नामेंट को बहाल कर दिया जाएगा। यह आश्वासन उन्होंने अधिकारियों को दिया। गौर हो कि सरकार ने इस साल 1ली से 5वीं तक के बच्चों के होने वाले टूर्नामेंट बंद कर दिए गए थे। इसके तहत स्कूलों के 2 करोड़ का ग्रांट पर भी रोक लगा दी थी। शिक्षक टूर्नामेंट बहाल करने को लगातार डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब अगले शैक्षणिक सत्र से टूर्नामेंट बहाल करने की उम्मीद यहां पर जग गई है। SMC को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि JVT TGT की 2800 पदों पर हो रही कमीशन भर्ती में SMC को LDR के तहत 5% कोटे से शामिल करने का यहां पर उम्मीद बेहद कम दिख रही है और उम्मीद यह है कि इस बार जो 2800 भर्तियां हो रही हैं इसमें SMC को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर डिपार्टमेंट की तरफ से तर्क दिया गया कि इसके बाद जो भर्तियां होंगी उसमें 5% कोटा इनका निर्धारित है और लगातार LDR के तहत
तहत एसएमसी को इसमें शामिल किया जाएगा। अब हिमाचल में छात्रों को 12वीं और 10वीं का प्रमाण पत्र गुम होने, दीमक लगने और खराब होने पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने मात्र 24 घंटे में तत्काल सुविधा से डुप्लीकेट मार्कशीट पर आवेदकों को यह सुविधा प्रदान करने का ऐलान किया। डुप्लीकेट मार्कशीट लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया। शिक्षा बोर्ड से उम्मीदवार प्रदेश सहित किसी भी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन ही डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए आवेदन कर सकते हैं और 24 घंटे के भीतर इसे हासिल भी कर सकते हैं। 134 पुलिस जवानों को सरकार ने दिवाली से पहले पदोन्नति का तोहफा दिया है। पुलिस विभाग के सीटीएम विंग के 37 हेड कांस्टेबल को पदोन्नत कर एएसआई पद पर नियुक्त किया गया। इसके अलावा पुलिस विभाग के सीटीएस विंग के 97 कांस्टेबल को पदोन्नत कर हेड कांस्टेबल बनाया गया है। पुलिस महानिदेशक की तरफ से इन पुलिस जवानों की पदोन्नति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। पोस्टिंग के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के 5 ग्रीन कॉरिडोर पर 55 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस महीने होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर सकती है। चार्जिंग नेटवर्क स्थापित होने के बाद ग्रीन कॉरिडोर पर एचआरटीसी लॉन्ग रूट पर इलेक्ट्रॉनिक बसों के संचालन शुरू कर देगा। सरकार ने प्रदेश के लिए 6 ग्रीन कॉरिडोर की घोषणा की थी। इसमें पहला कीरतपुर कुल्लू केलोंग राष्ट्रीय मार्ग पर तैयार हो गया है। इस मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध कर दी गई है। प्रदेश के पेट्रोल पंपों और पर्यटन विकास निगम के होटलों पर भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराए जाने को लेकर नगर निगम ने कोर्ट द्वारा बीती 13 सितंबर को सुनाए गए फैसले पर शिमला में टीसीपी के प्रधान सचिव कोर्ट ने रोक लगा दी है। आगामी आदेशों तक मस्जिद के अवैध निर्माण को नहीं गिराया जाएगा। इस मामले में टीसीपी के प्रधान सचिव की कोर्ट में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। नगर निगम मंडी के पास इन आदेशों की कॉपी भी पहुंच चुकी है। नगर निगम मंडी के कमिश्नर एचएस राणा ने इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा जो फैसला उन्होंने सुनाया था उस पर रोक लगा दी गई है और उच्च अधिकारियों की आगामी आदेशों तक अब इस पर कोई अगली कार्रवाई नहीं होगी। हमीरपुर के जाहू में आज सुबह 45 साल के अमृतलाल का शव बरामद किया गया। मृतक अमृतलाल धमरोल जिला हमीरपुर का रहने वाला, ये ट्रैक्टर चलाता था और दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। आज सुबह जब कुछ स्थानीय लोग सैर पर घर से बाहर निकले तो इस दौरान सुलगबान चौक पर उनकी नज़र सड़क किनारे पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। इसके बाद घटनास्थल पर कई लोग एकत्रित हुए और इसकी सूचना पुलिस चौकी जाहू को दी गई। पुलिस ने इसकी सूचना मृतक के परिजनों को दी। कांगड़ा जिला में आलमपुर क्षेत्र में एक भाई की दरिंदगी को लेकर आज समूची बहनें या समाज उसे कोस रहा होगा। हालांकि इस प्रकार की खबरों को लेने से हम पूरा परहेज करते हैं, लेकिन ऐसी खबर जो समाज को दूषित करने वाली है। दरअसल ये मामला आलमपुर के एक क्षेत्र का है। यहाँ पर जो आरोपी है, जो दरिंदा है, उसकी शादी हुई है, शादीशुदा 2 बच्चे हैं, लेकिन उसकी पत्नी मायके चली गई और उसकी बहन जिसकी शादी भी कहीं दूसरे इलाके में हुई थी, उसके भी 2 बच्चे हैं। वह करीब कुछ समय पहले वापस आकर अपने मायके रह रही थी, यानी कि दरिंदे की बहन अपने भाई के घर में रह रही थी, जबकि भाई की पत्नी उसके मायके में चली गई थी। लेकिन अब उसी बहन ने अपने सगे भाई के खिलाफ दरिंदगी के आरोप लगाए हैं। पुलिस थाने में कंप्लेंट हुई है और हुआ क्या, दरअसल में उस बहन ने अपने भाई की पूरी करतूत का खुलासा अपनी भाभी के साथ किया। भाभी पुलिस थाने में गई, पुलिस थाने में रपट लिखाई और रपट में कहा कि उसकी ननद के साथ उसके पति ने दुष्कर्म किया है, गलत व्यवहार किया है और उन्होंने ये भी कहा कि अपनी सगी बहन को ही गर्भवती बना दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस ने पूरी छानबीन की, तहकीकात किया, तो आरोपी भाई के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आज पीड़िता को कोर्ट में भी पेश किया गया, कोर्ट में बयान भी करवाया गया, लेकिन जिस भाई को गिरफ्तार किया गया, दरिंदे को गिरफ्तार किया, उसने कबूल किया कि उसने अपनी सगी बहन के साथ इस तरह का कुकर्म किया है। बहरहाल इस प्रकार की खबरों को हमेशा हम लेने से परहेज करते हैं, लेकिन समाज किस दिशा में जा रहा है और हमें कितने जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें इस समाज के लिए कितना आगे काम करने की ज़रूरत है, ये एक पल के लिए सभी को सोचना चाहिए, ताकि कम से कम इस इन्वायरमेंट को दूषित न किया जाए। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।